हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 का जो पेपर था आपका, उसमें से जो शिफ्ट 11/4/2022 को हुई थी, थर्ड शिफ्ट, उसका हम मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 या सीएचएसएल 2022 या जीडी 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम्स में जो 80% क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, या कहा जाए तो 80% जो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, डिजिट चेंज हो जाती हैं। जबकि 80% में से 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका डिजिट भी चेंज नहीं होता, वो डिक्टो कॉपी हो जाते हैं। तो आप अच्छे से समझते होंगे इस कंटेंट की वैल्यू। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। आप लोग क्वेश्चन वीडियो को या क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप इसको पूरी देखें। अगर आप जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाइए, यूट्यूब पर बहुत सारी मनोरंजन की वीडियो हैं, उनको सबको देख सकते हैं आप। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए वो सभी स्टेप्स सॉल्व करूंगा, स्टेप से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जो स्टेप्स आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय को रिड्यूस करें। यानी आपके लिए मैं वो एक बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो कम से कम समय में सॉल्व हो सके। क्वेश्चंस को करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, पर जो मैं मेथड यूज करूंगा वो अगर आप यूज करते हैं तो वो सबसे कम टाइम वाला होगा, यानी सबसे कम समय में सॉल्व करने वाला होगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु इतने में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये बताना। समझ लीजिए आप कि उसका कॉस्ट प्राइस 18 रुपए था, यानी अगर 18 रुपए के 100 रुपए था, अगर 18% की हानि पर बेच रहा है तो वो कितने पर बेच रहा होगा? 88 रुपए 82 रुपए पर, ठीक है ना? तो 82 रुपए पर बेच रहा होगा। अगर वह चाहता कि 12% का लाभ हो, तो यानी वो अगर 100 रुपए की वस्तु थी तो 112 में बेच रहा होगा। गॉट इट? इतना समझ आया? तो इनके बीच का ही, यानी अगर 82 में ना बेचकर वो 112 में बेचता तो उसके लिए कितने प्रतिशत कितने अधिक रुपए मिलते? 960 रुपए। या ऐसे बोला जाए कि आपको 18% और 12%, यानी ये हानि हो रही है तो 18% पीछे गया, और ये लाभ हो रही है 12%। तो इनके बीच का जो गैप है, यानी जो अंतर है परसेंटेज में, वही परसेंटेज में अंतर बराबर दे रखा है 960 रुपए के। यहां से आप डिफरेंस निकाल सकते हो, यानी 82 और 12 में कितना डिफरेंस है, या फिर आप सीधा इन दोनों परसेंटेज को जोड़ो, जो हानि वाली है और लाभ वाली है। अगर दोनों बार लाभ लाभ हो रहा है तो उसमें माइनस करना होगा, आप जानते हैं, क्योंकि 100 बीच में है और हानि वाला पीछे है और आपका जो लाभ वाला है वो आगे है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही इसके बराबर है 960 के। सिंपली आपको समझ आ गया होगा, अब आपको और बताने की जरूरत नहीं है। आप इतने समझदार हैं क्योंकि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप, मैं समझता हूँ, अच्छे ही होंगे। तो 30% की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है सीधा 960 के बराबर। तो इसका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ से हो जाएगी 320। 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 32 रुपए। ये जीरो हटाएगा एक, क्योंकि एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 1% की वैल्यू 32 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 3200 रुपए। ओके, अब बोल रहा है कि अगर इतने में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, अगर 3200 की वस्तु है, अगर 3840 में बेच रहा है तो 640 रुपए का तो उसको लाभ हो जा रहा है। कितने का? 640 का कितने पर हो रहा है? 3200 रुपए पर। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 20% आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं ऐसे ही आपको पूरी वीडियो में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपका टाइम मिनिमम कर दे, यानी आप बहुत कम समय में सोल्व कर सके। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिन में समाप्त कर सकता है, और वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। फिर ए चला जाता है, बी शेष कार्य का 25% कितने दिन में पूरा करेगा? आइए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। ए करता है जी 48 दिनों में, और बी कर लेता है उसको 60 दिनों में। आप जानते हैं अगर हम कोई भी अपनी तरफ से वर्क मानते हैं टोटल, तो वो उन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं जितने दिनों में ए, बी या सी कर रहा होता है काम को। तो इसका एलसीएम आप मानेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 240। ठीक है, इससे भाग करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5 बार, और यहाँ से 6 चौक 24, यानी 4। इफिशियंसी आ गई है। ए जो है वो 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, जबकि बी जो है वो 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 12 दिन तक वो काम करते हैं साथ में मिलकर। तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे? दोनों की जो इफिशियंसी है उसको जोड़ेंगे 9,
तो 9 12 से 12 नमा 108, यानी 108 वर्ग कर लेंगे वो। तो 108 के बाद कितना बच जाएगा यहाँ से 132 वर्ग, 132 वर्ग करना है उनको। वो बोल रहा है कि फिर ए चला गया, यानी 132 वर्ग जो बचा है वो केवल बी करता है, और बी भी शेष का केवल 25% कितने समय में करेगा ये पूछा है। तो इसका 25% यानी 1/4। आप अच्छे से फ्रैक्शन को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए 25% का मतलब 25/100, और इसका फ्रैक्शन बनाओगे 1/4, यानी 1/4 उस काम उसको करना है। अब उसकी इफिशियंसी कितनी है, 4 ही उसकी इफिशियंसी है बी की। देखिए तो इससे भी आप डिवाइड करेंगे, तो इसे करेंगे 4 तिया 12, और यहाँ से 4 तिया 12 यानी 33/4 हो जाएगा। और 4 से आप भाग करेंगे तो 4 8 32 और 1/4 हो जाएगा, यानी 8 पूरे दिन लगते हैं और 1/4 दिन लगता है। यानी 1/4 दिन में कितने घंटे होते हैं आप जानते हैं, एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 छंग 24, तो 8 दिन और 6 घंटे लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ओके चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है सै के बराबर दे रखा है आपको 17/8। देखिए आपको इस तरह से जब भी दिया जाता है कोई भी वो, तो आपको एक तो सिंपली देखना है कि उसमें कोई ट्रिपलेट तो नहीं यूज किया है। अगर ट्रिपलेट यूज किया है तो आप सिंपली सीधा निकाल सकते हैं, यहाँ से लंब कर्ण कुछ भी है, यानी हाइपोटेनियस आपका, या फिर परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपका नहीं दिया है परपेंडिकुलर सीधा, मतलब ट्रिपलेट नहीं दिया है, तो आपको पता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के, तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे। पर यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट दिया है 8 15 17, यानी अगर आपका यदि आपका देखिए ये क्या रेशियो होता है, sec a का रेशियो क्या होता है, ये होता है आपका कर्ण बटे आधार, यही है ना, या बोला जाए तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही है ना। तो आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17, और आपका बेस हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से आपका जो होने वाला है परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा 15। ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है उसकी, यानी उसकी हाइपोटेनस होती है। और ये 8 15 17 हो गए हैं। अब सिंपली आपको इसमें पुट करना है और कैलकुलेट करना है, यानी अब किसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया है सिंपली। तो 34 इंटू में आप साइन ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंबटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 15/17 प्लस 15 इंटू में आपको चाहिए कोटे क्या होगा आपका आधार बटे लंब, या बोला जाए तो आधार आपका 8 है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15, ये हो जाएगा। आपको डिवाइड करना है किससे 68 इंटू में कॉस ए साइक ए का उल्टा होता है तो सीधा रख दो 8/17 माइनस 16 इंटू ये हो जाएगा आपका 15/8 कि tan ए कोट ए का उल्टा होता है, मैंने सीधा रख दिया यहाँ से। तो इसको कैलकुलेट करना है 8 दूनी 16 और यहाँ से 17 चौका 68, तो ये जाएगा 8 चौक 32 और 15 दूनी 30, यानी नीचे बचेगा आपका 2, और उसको डिवाइड करना है आपको देखिए 17 दूनी 34 और यहाँ से 15 से 15, यानी 15 दूनी 30 और यहाँ से 8, 30 और 8 कितना हो गया 38 को डिवाइड करना है आपको 2 से, तो आंसर हो जाएगा आपका 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझ आती होंगी, अगर नहीं आती हैं समझ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी इंग्लिश में टाइप करके ला सकता हूं। मैं इसलिए नहीं लाता हूं क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं या बोला जाए तो यूट्यूब पर जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम है, तो वो हिंदी मीडियम उनके लिए अच्छा रहता है, इसलिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लाता हूँ। तो आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है ये सब, यानी 52 71 और 43 22, ए और बी का औसत जो है वो 55 है, और यहीं पर दिया है 42 45 49 51 42, सी और डी का औसत जो है वो 53 है, और ए बी सी डी का औसत आपसे पूछा है। देखिए दो तरीके हो सकते हैं जो आप लगा सकते हैं, या ट्रेडिशनल तरीका होता है कि ये सब संख्याओं का औसत अगर 52 दे रखा है तो इन सभी को आप जोड़ोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी ये संख्याएं हैं, गॉट इट। तो उसमें से आप ए और बी का योग निकाल लोगे और इसी तरह से सी और डी का योग निकाल लोगे, फिर चारों के योग को आप 4 से भाग कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। पर मैं इस तरह से नहीं करता, अगर मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूं तो मैं इस तरह से नहीं करता, कुछ इस तरह से करूंगा। देखिए अगर वो बोल रहा है कि सभी का इनका औसत जो है या एवरेज जो है वो 55 है, तो मान लीजिए सारी संख्याएं 55 ही थी। अगर सारी संख्याएं 55 थी तो ये यहाँ पर 52 लिखी हुई संख्या है, तो यानी हमने यहाँ से 2 बचाया है, वो कहीं ना कहीं, और 3 बचाया है वो कहीं ना कहीं दूसरी संख्याओं को दिया होगा, तभी तो ये सारी इक्वल 55 होंगी ना। कहीं पर अगर देखिए ये 71 है, यानी यहाँ पर हमने इस संख्या को ज्यादा दे दिया था, वो ये किसी ना किसी एक संख्या से लिया होगा, हो सकता है 22 में से लिया और यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया हो। मान लीजिए ये सब संख्याएं क्या थी 55 55 थी,
पर इनमें से कुछ संख्याओं में से तो हमने मतलब यहां से यहां पर इस संख्या को 71 करने के लिए इस संख्या को कम कर दिया, और इस संख्या को कम करने के लिए हमने इस संख्या से बचा लिया और किसी एक दूसरी संख्या में ऐड कर दिया। यही तो होता है ना। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है इसमें। तो अप्लाई कीजिए। देखिए अगर 52 यहाँ पर ये संख्या है तो यहाँ से आपके पास 3 बच गया, यानी जो बच रहा है उसको आप प्लस में लिखेंगे 3। और 71 यहाँ पर देखिए आपने ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया? यहाँ पर आपका ज्यादा हो गया है 16, तो इसको माइनस में लिखना है। ठीक है। और यहाँ से 43 है तो ये यहाँ पर कितना आपको एक्स्ट्रा है, यानी आपके पास है जो आप किसी दूसरी संख्या को दे सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आपके पास है? 12। ठीक है, ये माइनस का 16 है। और यहाँ पर देखिए आपके पास 22 है ये संख्या, तो आपके पास यहाँ से बचा लिया आपने कितना? 33। तो आप इसको सम करना है, यानी इसको जोड़ना है कितना आपके पास एक्स्ट्रा बचा या फिर आपने कितना एक्स्ट्रा दे दिया। तो एक्स्ट्रा दिया है तो वो हो सकता है ना इन दो संख्याओं से दिया हो, और आपने यहां से बचाया है तो इन संख्याओं के लिए बचाया हो, यानी इन संख्याओं में ऐड करने के लिए। इन संख्याओं में ज्यादा होंगी ना ये संख्याएं, बड़ी होंगी ये संख्याएं 55 से। तो देखते हैं क्या करा है आपने। देखिए यहाँ पर -16 करा था, यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया था। तो आप यहाँ से 12 से कम करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और इसमें से आप 3 में से -4 घटाएंगे तो -1, यानी और -1 को 33 में से घटाएंगे तो आपका 32, यानी 32 आपका प्लस का बच रहा है। इसका मतलब है आपने इन सभी संख्याओं में से बचा लिया और इन संख्याओं में ऐड करने के लिए बचाया। जबकि आपने बोला था ये दोनों संख्याएं 55-55 है। अगर दोनों संख्या 55 है तो इनका सम कितना आना चाहिए? 110, और आप कुछ 32 बचाकर भी लाए हैं तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का 142। यू गॉट माई पॉइंट, यानी आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही यहां पर करना है। देखिए ये 42 है और औसत दिया है 53, तो आपके पास में यहाँ से 11 आपने बचा लिया, और ये 45 है तो यहाँ से आपने 8 बचा लिया, और यहाँ पर ये 49 है तो आपने यहाँ से 4 बचा लिया, और ये 51 है तो यहाँ से 2 बचाया है, और यहाँ पर ये 42 है तो आपने यहाँ से 11 बचाया है। तो टोटल बचाकर क्या किया आपने? सीओडी में ऐड किया होगा। तो देखिए कितना ऐड करना है? 11 2 13, 4 17 और 8 25, 25 और आप यहाँ से 11 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना है, और इनका औसत जो है वो 53 है तो सम कितना हो जाएगा इनका? 106। 6 6 12 का 2 यानी 142। तो दोनों ए और बी का जो योग है वो 142 आया है, और बी और सी का सी और डी का जो योग है वो 142 आया है। तो चारों का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा चारों का 4 8 और 2 यानी 284। इसको 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, 4 1 4, औसत हो जाएगा आपका 71। देखिए इससे कम समय में आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको समझाया है और तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा है, पर अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से जाओगे तो सीधा आप सॉल्व कर पाओगे। जबकि यहाँ पर पहले ऐड करोगे, फिर इसको आप फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसे यहाँ पर ऐड करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, दुगना समय लग जाएगा। समय बचाना है अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट है तो नई टेक्निक सीखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखा करो। मैं आपके लिए जो भी आपका ड्रीम जॉब है उसको दिलाने में थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ जो मेरी तरफ से हो सकती है। तो 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P दे रखा है, और 3 5 24 का चतुर्थ अनुपाती Q दे रखा है। तो आपको ये बताना है। तो अगर तृतीय अनुपाती आपको पूछा होता है दो संख्या को, तो आप जानते हैं 8/20, और ये बराबर होना चाहिए 20/P के। इस तरह से हो जाता है, यही है ना तृतीय अनुपाती। यानी जो दूसरा नंबर होता है उसको हम रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा हो तो 3/5 यानी क्रम से रखते हैं आप, और 24/Q। यहाँ से Q की वैल्यू निकालिए, यहाँ से P की वैल्यू निकालिए। सिंपल है। आप 4 दूनी 8 करेंगे और यहाँ पर 4 पंजे 20, और ये यहाँ से 2 से ये 10 बार हो जाएगा, यानी P की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगी। Q की वैल्यू निकालनी है आपको 3 8 24, और यहाँ से Q बराबर हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, तो Q की वैल्यू 40 आ गई है और P की वैल्यू 50 आ गई है। तो ये बताना है आपको। तो P की वैल्यू 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में प्लस करेंगे 40 तो यानी 140। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी इजी क्वेश्चन था, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस बहुत इजी भी आते हैं, कम समय में सोल्व करने वाले भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो 2 से 3 मिनट ले जाते हैं। तो हम कोई भी बकवास नहीं करेंगे पूरी वीडियो में। आपके लिए जो अच्छी चीजें हैं या आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो सब पॉइंट भी मैं इंक्लूड करता हुआ चलूंगा। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया है छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बाल्टी में पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है, बाल्टी से पानी किस में डाला जा रहा है? बेलनाकार ड्रम में, जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है।
तो ऐसे में डाला जा रहा है, तो समझ रहे हो आप, उससे उसमें डाला जा रहा है, यानी एक छिन्नक से बाल्टी, छिन्नक जैसी बाल्टी है, उससे एक बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है, तो उनका आयतन ही बराबर होगा। तो आपको आयतन बराबर रख देना है। तो आपको छिन्नक का आयतन आना चाहिए, क्या होता है 1/3 पाई। अगर बड़ा वाली जो रेडियस है उसका स्क्वायर प्लस छोटी वाली जो रेडियस है उसका स्क्वायर प्लस में दोनों का इंटू, और आपको पूरा ब्रैकेट को क्लोज करना है और मल्टीप्लाई करना होता है हाइट से। तो ये होता है छिन्नक का जो होता है छिन्नक का आयतन। तो ये बराबर होगा किसके, जो आपका बेलनाकार ड्रम है उसके आयतन के। तो बेलनाकार ड्रम का क्या होता है पाई r² h, यही होगा ना। इस r को मैं कुछ और तरीके से बना देता हूँ, यानी कैपिटल थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अलग वाला r है, वो पिछले वाला r नहीं है, यानी ये वाला r नहीं है। तो आपको क्या देखिए, ये इस वाले r की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो देखिए पाई से तो पहले पाई कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1/3। वैल्यू पिट कीजिए यहाँ से। बड़ी वाली जो त्रिज्या है वो है 18 सेंटीमीटर और छोटी वाली है 12। तो 18 का कितना हो जाएगा 324 स्क्वायर करेंगे तो। अब इसमें आपको प्लस करना है कितना 12 यानी 144, और आपको प्लस करना है 18 की गुणा 12 से। 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगा 9 और 12 का 12 9 21, ठीक है, 216 हो जाएगा। और गुणा करनी है कितने से 35 से। इतना बराबर होना चाहिए आपके 400 इंटू एच। ओके, तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू निकालनी है, सिंपली आपकी वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। 324 को और इनको ऐड करना है तो 4 4 8 6, 14 का 4, 2 4 2 6 2 8 हो गया, और यहाँ से 2 और 1 3 3 3 6, और 3 से इसको भाग करेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये गुणा में 35 आने वाला है, पूरा ही कर देता हूँ बिल्कुल वे से। ये हो जाएगा आपका 400 इंटू एच। आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं। 3 से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, और यहाँ से 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 80 हो जाएगा। और इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 0, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49 का 9, 4 7 पंजे 35, 4 39, 399 बटे आपका 20, ये क्या हो जाएगी उसकी हाइट हो जाएगी। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 का ना 2 और 2 9 18 और 2 9 18 5, यानी 19.95 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आपको समझ आ गई होगी चीजें, ये तो आप अच्छे से जानते होगे, इसमें समझाने की चीज कुछ है नहीं। क्वेश्चन है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और आप इसको रेशियो से अच्छी तरह से सोल्व करना जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। इस तरह से मान लीजिए कोई पतंग यहाँ पर थी, पतंग थी यहाँ पर, और ये उसकी डोर है, और ये हाइट जो उसकी 90 मीटर ऊंची दे रखी है आपको। जो ऊंचाई है पतंग की जमीन से वो 90 मीटर है, और एंगल दे रखा है आपका डोर का और जमीन के बीच में 30 डिग्री। तो आपको समझ आता होगा, यानी आप जानते होंगे कि tan जो होता है, tan लगाते हैं tan थीटा, वो बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, या बोला जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो आपको ऊपर जो होता है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है, और नीचे जो होता है वो बेस की वैल्यू होती है, रेशियो होता है। तो tan 30 डिग्री की बात करेंगे आप तो क्या होता है 1/√3 उसकी वैल्यू होती है। यानी अगर ये साइड 1 है तो ये वाली जो साइड होगी वो √3 टाइम्स होगी। ओके, तो ये √3 टाइम्स होगी। तो अब ये आपको, और देखिए इस वाली की बात करेंगे तो आप 2 होगी, हो जाएगी, क्योंकि आप इसको ऐड करेंगे 3 और 1 4, 4 का रूट करेंगे 2 आ जाएगी। तो यहां से आपको क्या पूछा है, डोर की लंबाई पूछा है, यानी एक की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, तो आपसे 2 की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी 180। वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पर कॉम्प्लेक्स भी बन जाते हैं, डबल डबल आपको फिगर उसमें ऐड करके देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ट्रायंगल ACD में क्रमशः भुजा AC और AD पर दो बिंदु B और E इस प्रकार हैं। आपको ट्रायंगल दिया है एक ACD, क्या दिया है ACD, उसमें AC पर क्या है B है, यहाँ पर कहीं B है, और आपका जो AD है उस पर आपको दिया है E। तो BE जो है वो पैरेलल है किसके, BE पैरेलल दे रखा है आपको CD के, ठीक है, और CD आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, BE दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, AB दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, और ED दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा AE और आपसे BC, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे
क्योंकि आपसे बोला गया है कि बीई जो है पैरेलल है वो सीडी के। अगर बीई सी के पैरेलल है तो आप जानते हैं ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अब सिमिलरिटी ऐसा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ए एंगल तो इसमें कॉमन है, तो देखिए सिमिलरिटी से मैं लगाता हूं, यानी अगर इस एंगल के सामने इसमें ट्रायंगल ए बी ई में जो साइड है वो 5 है, तो इसी एंगल के सामने ए डी और सी में कौन सी साइड है, वो है आपकी 5 प्लस सी डी, यही है ना। अब छोटे वाले ट्रायंगल में बी ई दे रखा है आपको 6 और सी डी बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी एंगल ए के सामने की जो साइड है वो दे रखा है सी डी यानी 9। तो अब इसको सोल्व करेंगे आप, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, सिंपली कैलकुलेट करेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 2 सी डी, यही आएगा ना। तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सी डी आ जाएगी आपका 2.5, सी डी आपका कितना आ गया है 2.5। इसी तरह से आप ए ई कैलकुलेट करेंगे, तो सी डी आपसे 2.5 पूछा था, देखिए क्वेश्चन सोल्व भी हो सकता है, यानी सी डी नहीं सॉरी बी सी जो है बी सी पूछा था, तो यहाँ से बी सी रखिए, सी डी पूरा नहीं, ये यहाँ से बी सी क्या होगा बी सी, तो बी सी की वैल्यू 2.5 आ गई है। तो आप ऑप्शन में जा सकते हैं, 2.5 किसमें दिया है, इसमें दिया है केवल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाद में बी सी की वैल्यू पूछी है ना, तो बाद में यही है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ए ई की भी वैल्यू मिल जाएगी ऐसे ही सिमिलरिटी से। ठीक है, आगे चलते हैं, हमें इस पे बार बार समय नहीं लगाना कि हमको दूसरी भी कैलकुलेट करके ही देखनी है, जरूरत नहीं है, आंसर आ गया बहुत है, पीएचडी नहीं करनी उस वक्त एग्जाम में बैठकर। यदि x इक्वल इतना है तो आपको ये वैल्यू पूछिए, आप कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप x की वैल्यू इधर रखिए, तो आप जानते हैं 1/x क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √15। आप इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी इसके अपोजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस तरह से ऊपर नीचे कर देंगे ना, सेम है, तो नीचे कितना हो जाएगा 16 - 15 यानी 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 - √15। तो 1/x की वैल्यू इतनी आ गई है और x की वैल्यू ये है, तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ेंगे तो आप 15 से ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगी। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x की x से, तो सिंपली ये तो x से x कट ही जाना है, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब 8 का आप क्या करते हैं, यदि ये a के बराबर है तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछिए, तो ये होती है a² - 2। अगर माइनस में दिया होता x - 1/x और तब ये पूछा होता तो ये स्क्वायर प्लस क्या होती है 2। ठीक है, तो 8 का आप स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64 - 2 62, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर अब कितनी हो गई है, कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत में वृद्धि पहले की लागत के बराबर रहे। तो आप जानते हैं अगर किसी वस्तु के प्राइस में मान लीजिए वो x से अगर y होता है और आप चाहते हैं कि उसका कोई भी रेट है, यानी जो आपकी कुल लागत है या बोला जाए उसका जो व्यय है वो अगर चेंज ना हो, तो उसकी खपत जो है आपको y से x करनी होती है। यानी अगर वो x से y यानी वृद्धि हुई है तो आपको खपत जो वो y से x करनी होगी, यानी इतने प्रतिशत कम करनी होगी, इस रेशियो में कम करनी होगी। अच्छे से जानते हैं आप, क्योंकि इसका देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है खर्च एक्स वाई, और यहाँ से भी खर्च क्या आ जाएगा पूरा एक्स वाई आ जाएगा, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आप इनको करेंगे, देखिए आपसे क्या बोला है, एक इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। यानी अगर 100 रुपये था, देखिए अगर आपसे ये ना दिया होता, यानी 30% से बढ़कर कितना हो गया 38% हो गया, क्या बोला है श्रम को, तो आप सिंपली सीधा करते, यहाँ से 25% की वृद्धि हुई है ना, तो 5 से आप कर देते, ओ सॉरी 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से कितना हो जाता 5, तो खपत को कितना कम करना होता 5 से 4 के रेशियो में, तो इसमें परसेंटेज निकाल लेते। पर आपसे कुछ चीजें ऐड करके और पूछी है, आपसे बोला है कि श्रम की लागत जो है वो कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर अब कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। तो इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए पहले तो देखिए अगर 100 रुपये आपकी वस्तु थी कोई, तो अब 125 की हो गई है, कच्चा माल जो है वो 100 से 125 का हो गया। पहले जो लगता था वो 30% लगता था आपका श्रम जो लगता था, यानी 100 का आप 30% निकालेंगे कच्चे माल की लागत का 30%, तो 30 आ जाएगा। अब जो 38% हो गया, यानी 125 का आपको 38% बताना है,
125 का आप 38% निकालेंगे तो 38/100 हो जाएगा। ये 25 से 5 बार और ये 4 बार, ये 2 बार और ये 19 बार, 19 पंजे 95, 95/2 करेंगे आप तो 95/2 हो जाएगा। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा ना। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 यानी 47.5, कितना हो जाएगा 47.5, ये हो गया। यानी पहले 30 रुपए खर्च हो रहे थे श्रम पर, अब हो रहे हैं 47.5। तो कुल लागत कितनी थी पहले 130 थी, अब कितनी हो गई है 5, 7 5 12 का 2 और यहाँ से 4 2 6 और 1 7 यानी 172.5 हो गई। कितनी हो गई 172.5 रुपए। तो इस रेशियो में उसकी जो कीमत तैयार माल की वो बढ़ गई है, यानी 130 से 172 हो गई। तो खपत कैसे कम होगी देखिए, 172.5 से 130 हो जाएगी। अपोजिट रेशियो होता है तो यहां से आप कितना कम हो रहा है, देखिए कितना कम हो रहा है, यहां से हो रहा है 42.5 आपको कम करनी पड़ेगी खपत, कितने पर, अगर 172.5 पर अगर आप चाहते हैं खर्च को उतना ही रखना। तो यहाँ पर आप कितनी हो गई है 42.5, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको सॉल्व कीजिए आप, 5 8 40, 5 5 25 और यहाँ से 5 दूनी 10 और सॉरी 5 दिया 15 और 5 चौक 20, 5 5 25, फिर से 5 से कीजिए, 5 ही कहना 5 5 दिया 5 7 35, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 9 45, अभी 17/69 हो गया। कितना हो गया 1700/69, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली करेंगे आप, यहाँ से 7 से आप मान लीजिए 7 है पूरा, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 30, तो 7 चौक 28 यानी 24 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 69 का पहाड़ा आपके भी याद नहीं होगा, तो मैंने सिंपली इसको सीधा 70 मान लिया और 70 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया तो लगभग 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो राइट आंसर आपको पहुंच चुके हैं आप ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, केवल आप अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है, यदि x और 8942/4 एक ऐसी संख्या है जो 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाजित है, तो आपको y के सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान क्या है ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी यहाँ पर 56 से विभाजित बोल दिया है, कभी आपसे 88 से विभाजित बोलता है, कभी आपसे 72 से विभाजित बोलता है। तो आपको पता है 56 कितना होता है 7 × 8, 7 8 56, यानी ये जो संख्या है 7 अंकों की वो 8 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। इसमें 2 विभाजिता के रूल लगाने हैं और आपको y और x की वैल्यू निकालनी। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए करते हैं। आपसे बोला गया है कि 8 से विभाजित है, तो आपसे 8 से विभाजित का आप नियम जानते होंगे कि उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। और बोला गया है कि y के सबसे बड़े मान के लिए, तो सबसे बड़ा मान क्या होगा वो रखना होगा। तो सोचिए मैंने सबसे पहले y की जगह पर 0 पुट किया, 0 4, तो देखते हैं क्या डिवाइड हो पाएगा। 8 दूनी 16 और फिर कितना बचेगा 64, यानी 8 2 64, 8 8 जा 64, तो ये 0 रखने पर भी डिवाइड हो रहा। तो हो सकता है y की वैल्यू क्या हो 0। पर अब आगे देखना है हमें, 0 की जगह पर हम कुछ ग्रेटर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्योंकि हमसे y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी। तो आप यहाँ पर देखिए 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 74 हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, फिर 2 करके देखेंगे ये नहीं होगा, फिर आप 3 से करेंगे क्योंकि 8 से 84 भाग नहीं होता, 3 करके देखेंगे तो आप कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, ये नहीं होता। फिर आप 4 करके देखेंगे, 8 या 24 24 हो जाएगा, फिर 4 रह जाएगा, तो ये नहीं होगा। और आप यहाँ पर तो 3 बना ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, देखिए 5 पुट करेंगे यहाँ पर 4, तो 8 या 24 और 14, फिर 14 नहीं हो रहा, फिर आप 6 पुट करके देखेंगे। तो इस तरह से आप पुट कर करके एक एक करके देखेंगे, पर ऐसा नहीं करना कि एक एक करके आप पुट करके देख रहे हो, क्योंकि आपसे पहाड़ा आता है, टेबल आता है, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 8 या 24, तो यहाँ पर 24 हो सकता है, ठीक है ना। यही तो रखोगे ना कि यहाँ पर मैं 24 बना देता हूँ। फिर आप इसमें कुछ ऐसा ऐड कीजिए जिससे कि ये 4 बाद में जो रखा है वो भी इससे डिवाइड हो जाए। तो आप 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 या 24, एक तो 24 आता है फिर से, और एक आता है आपका 8 8 जा 64 यानी 64 आता है।
तो आप सोचिए यहाँ पर अगर आप 64 मानते हैं लास्ट में, तो 64 यानी यहाँ पर 6 रखना होगा, फिर 6 से 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर तो बाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर आप 3 कर नहीं सकते, यानी 2 नंबर की तो डिजिट हो नहीं सकती। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 8 या 24 यानी 3 वाला 3 टाइम्स जा रहा है उसको रखना प्रीफर करेंगे आप। तो यहाँ पर आप करेंगे 2 और ऐड कर देंगे, यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 6 मैक्सिमम वैल्यू होगी जो यहाँ पर पुट की जा सकती है। तो 8 या 24 और 8 या 24 हो गया ना। तो बाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6। इस तरह से एक एक करके पुट करके आप ना देखें, आप टेबल अच्छे से जानते हैं तो टेबल को अपना माइंड का यूज करें और सीधा डायरेक्ट वैल्यू निकालें y बराबर 6। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि 7 से विभाजित हो। देखिए अगर आपकी कोई भी नंबर 7 से विभाजित है तो आप जानते हैं एक रूल होता है, यानी x 8 9 4 है ये, और 2 y की जगह पर 6 आ चुका है, 4 आ चुका है। ये नंबर है आपका 7 डिजिट का होना चाहिए, 0 का हो नहीं, यानी x की जगह हम 0 पुट कर नहीं सकते। तो आप इसको 7 से विभाजित करके भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है आपके पास, तो वाई इसमें से आप घटा दीजिए, सभी में से घटाने के बाद आपको ऐसा नंबर देखना है जो यानी एक स्क्वायर हो। ऐसा नंबर आप देखेंगे तो हो सकता है 1-2 ऑप्शन कट जाए आपके, एक तो वो तरीका है। और फिर उनमें से जो आएगा उनमें से आप एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करके देखें और फिर 7 से डिवाइड करके देखें। तो एक तो ये तरीका है, इसमें लगने वाला बहुत ज्यादा टाइम, और हो सकता है मैक्सिमम लोग इसी को ट्राई करें। पर एक जो तरीका होता है आप जानते हैं वो अच्छी तरीके से, एक नंबर होता है आपका 101 होता है ना, हाँ 101, ये जो होता है आपका किससे डिवाइड होता है 101, ये 37 से होता है ना, 37 दिया 3 से 3 किसके कहाँ से लगा 2, 3 3 9 2 11, यानी ये 3 से और 37 से डिवाइड होता है। ठीक है, एक और नंबर होता है, यानी ये बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं जो आपकी 7 11 13 और 37 इन सभी में चलती हैं। यानी अगर कोई नंबर इनसे डिवाइड है तो क्या होगा, उसका जो अल्टरनेट नंबर पर यानी अल्टरनेट पोजीशन पर बोला जाए, यानी एक को छोड़कर एक पर 3 डिजिट के आपको नंबर बनाना है। इस नंबर को और इस नंबर को आप ऐड करें और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करें, यानी जो इवन पोजीशन पर नंबर हैं उनको आप ऐड करें और ऑड पोजीशन पर जो नंबर है उनको ऐड करें और उनको सब्ट्रैक्ट करें। तो वो अगर आप 7 से पूछ रहा है तो 7 से डिवाइड होगा, और 11 से पूछ रहा है तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, जो डिफरेंस आएगा। 13 से पूछ रहा है तो 13 से डिवाइड होगा, यानी डिवाइड होना चाहिए। 37 से डिवाइड डिविजिबल बोला है तो 37 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो चलिए उसी को अप्लाई यहाँ पर करते हैं। आपको आज हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा। तो आपका जो नंबर आ चुका है वो आ चुका है x 894 और 264, यही नंबर आ चुका है ना। तो अब इसमें 3-3 के पेयर बनाइए, आप राइट से बनाएंगे इस तरह से। तो आपको क्या करना है, देखिए 264 प्लस x और 894, इन दोनों का क्या करना, आपको डिफरेंस करना। तो 894 में से आप इसको घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए ये बच जाएगा आपका 0 और यहाँ से 3, ये 630 प्लस x आ गया, यानी 630 प्लस x जो है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये 12 नंबर की डिजिट जो है वो 12 नंबर का जो 12 डिजिट्स का जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा 56 से। तो यहाँ से आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 7 9 63, यानी 90 बार चला जाएगा। तो x ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। आप सोचिए एक डिजिट चाहिए हमें और 7 से डिविजिबल भी है, तो x की जगह पर क्या हो सकता है, केवल 7 ही तो हो सकता है। 7 दूनी 14 करेंगे आप, तो 14 तो आ नहीं सकता एक डिजिट की जगह, क्योंकि ये 2 डिजिट हो गई। तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू 7 हो चुकी है ना। तो यहाँ पर रखना है, आप पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए। 7 7 49 प्लस 6 कितना हो जाएगा 55। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको मैंने डिटेल्ड में आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट की जो बात है वो सब अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको जरूर पूरे कॉन्सेप्ट की, यानी नंबर सिस्टम हो या आपका ट्रिग्नोमेट्री हो या आपका मेंसुरेशन या ज्योमेट्री हो, सभी की आपको वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक टाइप वाइज और सीक्वेंस में। पर आपको उसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करना होगा और आप लोग पूरा इंटरेस्ट दिखाना होगा मेरे चैनल पर, जिससे कि मेरे को भी कुछ मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ये सब कर सकूं। मेरा मन से, मेरे तन से मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, पर आप लोग कितना चाहते हैं कि मेरे हेल्प आपको ज़रूरत है वो भी आपको बताना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करा के और वीडियो को लाइक करके।
तो इसको आप सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे बहुत ही आराम से। पर ऐसा क्वेश्चन जब भी आप सोल्व कर रहे हो देखिए सिंप्लीफिकेशन का, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, एक ही बार में सोल्व कर लेना चाहिए। अगर आप सोल्व करेंगे तो एक ही बार में करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप दो दो बार में सोल्व कर रहे हैं तो आपका एग्जाम आपके हाथ से चला जाएगा, आपका टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए धीरे से करें, एक ही बार में करें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, कोई भी आप देख लेना ऑप्शन से, आंसर मिल जाएगा। डीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही देखना होगा कैसा है, कभी कभी डिफिकल्ट भी होते हैं और कभी कभी आसान भी मिल जाते हैं। तो आपको दिया गया है निम्नलिखित पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 के दौरान एक संस्थान के विभिन्न वर्गों में पढ़ाने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष आपका 2019 और 2020 में जो छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 2000 और 2400 थी। तो बोला है कि 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना। तो 2019 में इंजीनियरिंग में कितने थे, ये 2019 का है। इंजीनियरिंग में 13% थे, 13% निकालेंगे आप 2000 का तो कितना हो जाएगा 260। और इंजीनियरिंग में आपके जो 2020 में थे 12%, 12% आप निकालेंगे 2400 का तो कितना हो जाएगा ये 12 की गुणा 12 से यानी 144 दूनी 288, कितना हो गया 288। तो बोल रहा है कि 2020 में जो इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, आपको 2019 की तुलना में बताना है, यानी 260 की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है जी, वृद्धि हुई है आपकी 28 की। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो 00 लगा देता हूँ, ये खत्म, और यहाँ से 13 और ये हो जाएगा आपका 140, यानी 140 को भाग करना 13 से, 13 ही करना 13, 0 करेंगे तो 10, 13 7 91, 10.7 आने वाला। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 14 फिर से डीआई का है, यानी आपको डीआई यहाँ पर एक साथ दे रखी है पर मैक्सिमम टाइम अलग अलग होती है। तो आपको इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बाद में सोल्व करना चाहिए डीआई के क्वेश्चन को, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर या तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है या फिर आपका जो कैलकुलेशन है वो एक बार करते हैं तो वो बार बार यूज में आती है, इसलिए इसको लास्ट टाइम करें। इसको क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप, यानी मार्क फॉर रिव्यू एग्जाम टाइम में बैठकर। तो आपसे बोला गया है कि कुल जो संख्या है वो लाखों में दी गई है। किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है ये बताना है। तो युवा इतने हैं और बेरोजगार प्राप्त रोजगार जो प्राप्त युवा हैं वो आपको इससे आपको प्रदर्शित किए गए हैं। तो इनका डिफरेंस बताना, वही तो बेरोजगार होंगे ना। तो कितने हैं यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ से बेरोजगार हैं और यहाँ पर 1 लाख, और यहाँ पर बात करेंगे तो आप 1.5 लाख, और यहाँ पर आपके 2.5 लाख हैं और यहाँ पर 1 लाख। तो सबसे ज्यादा बेरोजगार कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर आपका 15 वो बोल रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी अगर नमक की कीमत में 15% की कमी हो जाती है तो वो 272 रुपए में जो सामान खरीद रहा था उसमें वो 2 किलोग्राम अब अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक की घटी हुई कीमत बताना है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अगर आपको 100 रुपए आपके पास थे, आप उससे नमक खरीदने जाते हैं और आपके लिए 4 किलोग्राम नमक मिलती है। तो आप जानते हैं कि उसका रेट जो हो गया वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो आपसे बोला कि 15% रेट कम हो गया, 15% रेट कम हो गया यानी 25 का 15% कम हो गया। तो आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे 1 किलो पर, 25 का 15%। अब आप 1 किलो तो नहीं खरीद रहे हैं, कितने किलोग्राम खरीद रहे थे, तो आप तो 100 रुपए की खरीद रहे थे यानी 4 किलोग्राम। तो आपके पास अब 25 का जो 15 किलोग्राम है उसका 4 गुना यानी 100 रुपए का 15% आपके पास बचेगा। रेट कम होने की वजह से 100 रुपए में से आपके कितने बच जाएंगे, 15 रुपए आपके पास बच जाएंगे ना। शुरू से समझिए, यानी 25 रुपए किलोग्राम आपकी वस्तु थी, उसका रेट कम हो गया कितना 15% कम, यानी आपके पास अब रुपए बच जाएंगे 25 का 15%। आप अगर 1 किलोग्राम खरीद रहे हैं तो, अगर आप 4 किलोग्राम खरीद रहे हैं तो आप जानते हैं ऐसा 25 की जगह कितनी बार होगा, 4 बार होगा ना। यानी 25% का 15% आप 4 बार खरीदेंगे, 4 बार बचेगा। तो ऐसा एक बार ना करके आप जानते हैं कि 100 का ही सीधा निकाले 15% तो वो बचेगा आपके पास। तो यानी जितने रुपए की आप कोई वस्तु खरीद रहे होते हैं टोटल, उसका ही आपको 15% जो रुपए होता है वो बच जाता है। यानी अगर कमी हुई है
तो आपके पास 15% बच जाते हैं। अगर वृद्धि हुई है तो 15% आपके एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, यही बात है ना। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब जो रुपए आपके बचे हैं, यानी 15 रुपए आपने बचा यहाँ से रेट कम होने की वजह से, तो आप इन 15 रुपए से आप नए रेट पर कुछ ना कुछ नमक खरीदेंगे। यानी जो 25 रुपए किलोग्राम पुराना रेट था, अब तो आपको जो रेट लगाया गया है वो नया लगाया जाएगा ना, और 15 रुपए आपके बच गए हैं। 15 रुपए बच गए हैं तो आप कुछ अधिक मात्रा में नमक खरीद लेते हैं। यानी मान लीजिए आपको कुछ अधिक मात्रा में, यानी 3 किलोग्राम आप नमक अधिक खरीद लेते हैं। वैसे यहाँ पर 3 किलोग्राम तो नहीं मिलने की है, पर मैं बता देता हूँ, अगर आप 15 रुपए आपके बचे और आप 3 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं तो नया रेट क्या हो जाएगा उसका, 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया ना। तो ये आपका घटा हुआ रेट है। आपको घटा हुआ रेट यानी नया रेट पूछा जाता है तो आप इसको बताएंगे, और पुराना पूछा जाता है तो 15% की कमी हुई है ना, तो 15% की कमी हुई है आप जानते हैं, तो ये 85 की वैल्यू हो जाएगी और आपको 100 की वैल्यू बतानी है। यानी जो पहला वाला घटा हुआ है वो 15% कम वाला है, नया वाला जो है, और पुराना वाला होगा वो यानी पूरा 100% होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15% की कमी के कारण जो 272 रुपए में वस्तु खरीद रहा था नमक, वो अब 2 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है, तो उसके पास 15% कम होने की वजह से रेट कितने रुपए बच जाएंगे, यानी 272 का 15% उसके पास रुपए बच जाएंगे। इसका 15% आप निकालेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 3, 15 सत्ते 135, 15 सत्ते 105 और सॉरी 15 सत्ते 105 और 3 यहाँ से आप 108 कैरी 10 30 और 10 40, कितने रुपए बच जाएंगे। इसका आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 40.80 रुपए। आपके पास 40.80 रुपए बच गए हैं और आप इससे 2 किलोग्राम नमक अधिक खरीद रहे हैं, तो आपका नया जो कीमत है वो क्या है, 2 से भाग कर दीजिए तो 20.4 रुपए। 20.4 रुपए क्या है, नई कीमत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप किसी दूसरे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को तो आज से इस क्वेश्चन से कीजिए, बहुत ही आसान है। आपसे बोला गया है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचता है। आपको ऐसी संख्या बतानी है जिससे विभाजित करने पर शेषफल 6 बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, देखिए इनमें से सभी में से 6 घटा दीजिए तो उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 6 इसमें से कम करेंगे 150 होगा, इसमें से कम करेंगे तो 175 और इसमें से करेंगे तो 325। तो अब इन संख्याओं का एचसीएफ आपको बताना है, तो एचसीएफ क्या होगा देखिए, यानी जो इनको डिवाइड करता होगा सभी को। तो एक ही नंबर है, इनका यूनिट डिजिट देखिए 5 5 है, तो ऐसा कोई नंबर होगा ना जो 5 हो, यानी 5 का मल्टीपल हो। तो 5 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, एचसीएफ इनका 25 आने वाला है। आपसे बोला गया कि केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, C और D दो ऐसे बिंदु हैं जो AB के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर इस प्रकार स्थित हैं। एक आपका वृत्त है, ये वृत्त नहीं बना है, दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा गोल, ये बन चुका है। मान लीजिए ये वृत्त है और इसमें A और B ये क्या है उसका व्यास, AB क्या है उसका व्यास है, और C जो है अपोजिट डायरेक्शन में AB के, C मान लीजिए इधर है और D इधर है। तो बोला गया है कि आपको CAB जो है 42 डिग्री है, यानी ये वाला जो एंगल बनेगा इस तरह से CAB ये वाला जो है वो 42 डिग्री है। और आपसे बोला गया है कि ABD जो है इस तरह से अगर बनाएंगे आप तो ABD जो है ये वाला कितना है 57 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है CAD, यानी CAD क्या बोला है, CAD यानी ये पूरा एंगल, और यहाँ से आपका CBD ये पूरा एंगल में अंतर क्या है। देखिए अंतर जैसे तो ऑप्शन ही नहीं दे रखे, यानी ये तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के ऑप्शन तो गलत है। फिर भी हम देखते हैं CAD हो सकता है ये वैल्यू दे रखी हो CAD की और CBD की। तो अभी आपके पास देखिए ये बोला गया है AB जो है क्या है उसका डायमीटर है, और डायमीटर है तो डायमीटर में बना जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये वाला बन गया 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अब ये 90 है तो ये दोनों 90 होने चाहिए क्योंकि 180 डिग्री होता है ना तीनों का। तो आपको सिंपली इनको 90 करना है, तो 90 करना है तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला कितना है 48 डिग्री।
ये 48 डिग्री है और ये 57 डिग्री है। तो आपसे ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5 कैरी करेंगे 1 5 8 9 और 1 10, 105 डिग्री हो गया। और सी ए बी जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ऐड कर लिया। तो सी ए बी पहले पूछा है यानी 75 डिग्री पहले और बाद में 105 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो इसमें चेंज कराया गया था, यानी आपने अपनी आंसर की में इसको आपने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा इसका। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। पाई चार्ट में 1800 छात्रों का ग्रेड में प्रदर्शन दिखाया गया। ग्रेड में दिखाया गया आपका ग्रेड ए में जो प्रदर्शन है वो इतना है, ग्रेड बी का इतना है, ये सब दिखाया गया। तो आपसे बोला है कि किन दो ग्रेडों के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या जो है वो बी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी ग्रेडों की आप क्या निकालें, जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालें, या फिर आप एक, अगर आपका माइंड चलाना आता है आपसे तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। 54 की वैल्यू निकाल लीजिए आप परसेंटेज में, यानी 100% की वैल्यू 1800 दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई ना। तो 54 लोगों की वैल्यू कितनी हो जाएगी परसेंटेज में, 18 या 54 यानी 3%। तो क्या होना चाहिए, बी और ई के मिलाकर जो विद्यार्थियों की संख्या है उससे 3% कम होनी चाहिए। तो बी और ई की कितना है, बी ये रहा और ई ये रहा, कितना हो जाएगा 27 8 35%, यानी 35% से 3% कम यानी 32% होना चाहिए मिलाकर। तो ए और ई को मिलाएंगे आप, ए ई कितना हो जाएगा 38%, ये आंसर नहीं है। और सी और ई को मिलाएंगे आप, सी और ई देखिए सी ए है और ई ए है, 8 4 12 यानी 32 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। और किसी भी का आपका 32% आएगा नहीं जोड़कर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan स्क्वायर और 2 tan ए माइनस 63 इक्वल 0 है। तो दिया गया है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो आपको ये बताना है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री तो वर्क नहीं करेगी। तो इसमें सीधा एंगल यानी हम पुट नहीं कर सकते, कुछ और, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। तो यहाँ से आप सीधा tan a की वैल्यू निकालेंगे। तो tan a की वैल्यू क्या आ सकती है, देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करके यानी 2 आना चाहिए, 7 में 63 होते हैं, 9 मल्टीप्लाई आप 7 करें तो ये आना चाहिए, और इनको डिफरेंस करें तो 2 आना चाहिए। तो यही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 tan a हो जाएगा माइनस 7 tan a, ये हो जाएगा ना माइनस का 63 इक्वल 0, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a। तो आप यहाँ से tan a कॉमन लेंगे तो tan a प्लस 9 बच जाएगा अंदर, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो tan a प्लस यहाँ से भी 9 बच जाएगा। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, यानी tan a की वैल्यू जो आएगी वो या तो माइनस का 9 आएगी या फिर 7 आएगी। तो हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं 7। तो अगर tan a जो है वो इक्वल 7 है तो इसका बेस जो हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो ये किसकी है, लंब अपॉन आधार, या फिर बोला जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √50, यही हो जाएगी ना। तो यहाँ पर पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 इंटू क्या लगाना है आपको, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 7 अपॉन √50, यही है ना, प्लस 5 इंटू बेस अपॉन आपका हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ पर 1 अपॉन √50। तो कितना हो जाएगा, √50 आपका बेस है, 7 दूनी 14 5 19, 19 बटे √50। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। आइए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। LMN में L और N के समद्विभाजक 112 के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो M का मान बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, इसको आप रट्टाफिकेशन लगा लेना सीधा सा। ठीक है, होता क्या है देखिए, ABC, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है और इसके बाइसेक्टर और इसके क्या है बाइसेक्टर है, इंटीरियर बाइसेक्टर, अगर वो I पर मिलते हैं यानी ये अंतः केंद्र बनाते हैं, तो जो आपका एंगल होता है BIC वो इक्वल होता है 1/2 एंगल A प्लस 90 की, या 90 प्लस 1/2 एंगल A। और जो आपका अगर ये आगे बढ़ा दी जाए साइड इस तरह से, तो इनका जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लीजिए वो I डैश है, तो I डैश जो होता है वो एंगल I डैश इक्वल होता है आपका 90 माइनस 1/2 एंगल A के। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको क्या कर लेने, रट्टाफिकेशन लगा लेना है, इनका भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह से ट्रायंगल दिया है कोई भी, उसमें से LMN
एल और एन के समद्विभाजक दिए हैं, एल और एन यहाँ पर रखिए और एम आप यहाँ पर पुट कीजिए। तो आपका जो ये समद्विभाजक है मान लीजिए वो यहाँ पर कहीं पर मिलते हैं। तो आपसे एम पूछा है, समद्विभाजक यानी ये वाला जो एंगल है आपको 112 डिग्री दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है 90 प्लस एंगल आपका जो एम है अपॉन 2 प्लस 90 प्लस एंगल एम अपॉन 2 की वैल्यू दे रखी है कितना 112। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 44। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को या इस कॉन्सेप्ट को रट लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है और आता जरूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और सिंपली 2 सेकंड में हो जाता है सीधा। यहाँ पर देखिए 170 से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में बताना है। तो 160 से अधिक वाले कितने हैं, 160 से अधिक वाले ये हैं, और आपके 170 से कम वाले, 170 से कम वाले कितने ये लोग सब, तो इनके परसेंटेज के रूप में बताना है। 160 से अधिक वाले कितने 20, और इसको जोड़ेंगे तो आप 16 20 20 40 40 और यहाँ से ये हो जाएगा 82। तो 160 से अधिक वाले कितने हैं 82, तो इसको इसके परसेंटेज के रूप में बताना है आपको जो 170 से कम है। तो कितने हैं आपके 18 यानी 38। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 19 दूनी 38 और यहाँ से 2 से करेंगे तो 41। तो कितना हो जाएगा ये 1900 बटे 41। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए आराम से आ जाएगा, 4 चौक 16 करेंगे यानी 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20 तो 5 बार तो जाएगा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 22, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा ये बताना है। तो कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के ऑप्शन से सोल्व होते हैं कुछ इस तरह के, यानी नाव और आपके उसके होते हैं तो जल धारा के, नाव और धारा के, तो वो कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं, पर ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से सोल्व नहीं होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे ही चलेंगे। तो इसमें देखिए आपसे बोला गया है कि 44 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जो नाव की स्पीड है प्लस जो धारा की स्पीड है उससे जाएगा, तो कुल समय कितना लगेगा वो। और आपका जो 35 किलोमीटर है अगर वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो नाव की है उसमें से आपको सेपरेट करनी होगी धारा की स्पीड, और वो बराबर आएगा 9 घंटे की, यानी जो समय ये है और ये है कुल समय 9 घंटे लेता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सोल्व कीजिए, या फिर आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप x की जगह पर 1 पुट करके देखिए, 2 3 4 जो आपके मन में आए वो पुट करके देखिए, और 9 के बराबर अगर सम आता है तो आपका जो हिट एंड ट्रायल है वो सही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करके देखा तो 9 2 11 हो गया, 11 से 4 को 44 को भाग करूंगा 4 आया, और 9 में से 2 सेपरेट किया 7, 7 से 5 बार 35, 5 बार चला जाएगा, तो 9 घंटे पूरा आ रहा है, यानी x की वैल्यू जो वो 2 आ चुकी है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की स्पीड। तो अभी देखिए आपको जाना है कितना है, 33 किलोमीटर जाना है आपको धारा की दिशा में, तो 9 और 2 यानी 9 जो आपकी स्पीड है नाव की और 2 धारा की, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और प्लस में अब देखिए उसको 28 किलोमीटर जाना है उसको धारा की विपरीत दिशा में, तो आप माइनस कर देंगे धारा की दिशा में से नाव की दिशा में से धारा की दिशा, तो कितना रह जाएगा 7। तो ये कितना आने वाला देखिए 11 3 33 और 7 चौक 28, यानी 4 3 7 घंटे आएंगे जो आपको लगने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो वृत्त एक दूसरे को अगर टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। एंगल टी पी क्यू अगर 42 डिग्री है तो आपको पी क्यू टी का माप बताना है। तो आपको टी एक बाह्य रूप से स्पर्श करता है ना, तो मान लीजिए एक ये वृत्त है और एक ये नेक्स्ट वृत्त है, समझ लीजिए ये एक दूसरे को स्पर्श ही कर रहे हैं। ठीक है, वैसे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए स्पर्श कर रहे हैं। ओके, ये दोबारा बनाते हैं। चलिए स्पर्श कर रहे हैं ऐसा मान लीजिए, आपसे बोला गया है कि एक आर एस जो है वो टी पर स्पर्श कर रहे हैं, और आर एस जो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये भी सही नहीं बनी, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ये है इस तरह से। तो ये आर एस है, क्या है आर और एस, जो वृत्तों को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। ये पी पर कर रही है इस वृत्त को और क्यू पर इस पर। तो टी पी क्यू दे रखा है आपको
कितना दे रखा है, टी पी क्यू, यानी ये इस तरह से एंगल यहाँ पर स्पर्श कर रही है ये, तो आपके लिए टी पी क्यू दे रखा है, यानी ये वाला जो एंगल दे रखा है वो 42 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पी क्यू टी पूछा है, पी क्यू टी, तो ये वाला कितना होगा। देखिए होता क्या है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है ऑलवेज। तो ये वाला जो है, अब देखिए 90 डिग्री का हो गया और ये 42 डिग्री है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं तीसरे एंगल को। 180 में से आप घटाएंगे 132, तो कितना हो जाएगा आपका 48, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये होता कैसे है मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जबकि डिटेल में बात करेंगे हम जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होंगी उसमें, यानी पूरे जो सेशन होंगे आपके उसमें ज्योमेट्री के सेशन में हम बात करेंगे। तो मान लीजिए इस तरह से दो वृत्त हैं, तो एक इस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, इस तरह से इस पर जाएगा। देखिए ये भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो दोनों को काट रही है, दोनों के कटान बिंदु पर मिल रही है। तो यहाँ से इसको डालेंगे तो ये 90 डिग्री पर होगा, और यहाँ से इसको आप लंब डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्पर्श रेखा है, और इस तरह से ये भी स्पर्श रेखा तो ये भी 90 डिग्री होगा, इधर से भी। अभी आपको यहाँ से अगर आप समझ लीजिए इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मान लीजिए ये P है और ये वाला Q है और ये वाला यहाँ पर R मान लीजिए, और ये यहाँ पर T पर मिल रहे हैं, और ये O है और ये O डैश, तो ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। यानी इस तरह से ये जो है एक एंगल बाइसेक्टर है, और इस तरह से आप यहाँ भी करेंगे तो आप ये भी एंगल बाइसेक्टर ही आने वाला है। अब आपको पता है ये पूरा तो ये 90 डिग्री है और इसका एंगल बाइसेक्टर तो यानी ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल जो हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाता है। ओके, तो अभी आपको समझ आ गया होगा, और अभी नहीं आया तो देखिए एक बात इस तरह से समझ लीजिए, इसकी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से, तो इस तरह से आपने देखा होगा ये यहाँ से लंब डालते हैं और यहाँ से इसको लंब डालते हैं, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, और ये बीच की लाइन जो सेंटर को मिलाती है वो इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देती है दो। ये इसकी ये जो लाइन है ये कॉमन है इन ट्रायंगल में, और ये हाइपोटेनियस यानी उसकी रेडियस वो परपेंडिकुलर जो रेडियस है वो इक्वल है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस और आपका जो परपेंडिकुलर है और एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं, यानी सेम हो जाते हैं, तो इसलिए ये वाली जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा बीच से, तो इस तरह से ये 90 डिग्री आ जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है ये, और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, तो आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। ये हो जाएगा 6.25 प्लस 2 से आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.04, इनको ऐड करते हैं आप तो 7.0 यहाँ पर हो जाएगा 7.29, और 7.29 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आने वाला है 27, और 27 देखिए आपसे बोला गया ए प्लस बी प्लस सी जो है वो छोटा है 0 से, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 2.0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25। एक राशि उधार ली गई है और रुपए 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई है, और जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है, और उधार ली गई राशि कितनी थी ये बताना है। देखिए आपका किस्तों का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आप इसमें जानते हैं पहले साल में जब ब्याज बढ़ता है वो जो रेट होता है उसी रेशियो में बढ़ता है, यानी 25 से 26 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे तो आप अगले साल जो होगा उसके स्क्वायर के रेशियो में, यानी 625 से वो आपका 676। ओके, तो इस तरह से इसको भी आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और किस्तें बराबर हो जाती हैं, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।